बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्लामुद्दीन साजिद और आप देख रहे हैं ISTV। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है और कल से जब से शहबाज गुल को गिरफ्तार किया और उसके बाद ARY TV चैनल के ख़िलाफ़ कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया गया, तो उसके बाद हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं। आज के प्रोग्राम में हम थोड़ा सा इस सूरत हाल का जायज़ा लेंगे कि ये हालात इस नहज पर क्यों पहुंच गए, इसके पीछे कौन लोग थे और ये सारा जो प्लान उन्होंने बनाया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात हैं और फिर दूसरी साइड पे पाकिस्तानी फौज जो पाकिस्तान के यकीनी तौर पे कि फौज के बग़ैर पाकिस्तान रह नहीं सकता, ये एक हकीकत है और ये हकीकत हम सब लोगों को मानना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त इन दोनों को आमने सामने कर दिया गया है। ये सारा मनसूबाबंदी किसने की थी और किस तरह यहाँ तक ये सूरत हाल पहुँच गई। तफसील में जाने से पहले सारे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जितनी भी हमारे लेटेस्ट न्यूज़, वीडियो और एनालिसिस होंगे वो आप तक पहुंच सके। आप लोगों को याद होगा कि जब पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के बाद वज़ीर आला के इलेक्शन हुए और इसमें डिप्टी स्पीकर ने एक गैर आइनी रूलिंग देते हुए हमजा शहबाज को कामयाब करार दिया और इसके बाद फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और उस वक्त PDM ये एक मुतालबा करता रहा कि एक फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए ताकि हमजा शहबाज को सितंबर तक टाइम मिल सके और वो पंजाब के वज़ीर आला रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मुख्तलिफ तरीक़ों से दबाने की कोशिश की गई, तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, रोज़ाना की बुनियाद पे पता नहीं कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते रहे, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट किसी के दबाव में नहीं आया और उन्होंने आइन और कानून के तहत वो मामला हल कर दिया। उस वक्त आप लोगों को याद होगा कि उससे पहले जावेद लतीफ़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसमें पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ इल्ज़ामात लगा दिए थे बग़ैर नाम लिए। उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक का एक स्टेटमेंट आया, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान का एक स्टेटमेंट आया कि हमें काम नहीं दिया जा रहा, हमें हुकूमत करने नहीं दे रही, हम अगर कोई काम करते हैं तो हमारे सामने रुकावटें खड़ी कर दी जाती है। इसी तरह मरियम नवाज़ ने और बाकी भी PDM की जो लीडर्स थे उन्होंने दब्बे अल्फाज में पाकिस्तानी फौज पे एक तनकीद का सिलसिला शुरू किया। चूँकि वहाँ भी इनको नाकामी हुई, उसके बाद बज़ाहिर ये प्लान बनाया गया कि अभी चूँकि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी फौज को आमने सामने लेकर आना है और ये सारे जो बज़ाहिर जो हालात नज़र आ रहे हैं और जो देखा जा रहा है कि ये सारा कुछ PDM ने एक प्लान के तहत किया है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी फौज को आमने सामने लेके आया। आप लोगों को याद होगा कि जब बलूचिस्तान में कोर कमांडर बलूचिस्तान के हेलीकॉप्टर का एक अलमनाक हादसा हुआ और वो उसमें अपने साथियों समेत शहीद हो गए, तो उसके बाद पूरी कौम के अंदर यकीनी तौर पे पहले तो जब उनकी मिसिंग की खबर आई तो हर तरफ से यही दुआएं होती रही कि अल्लाह आप उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जहाँ भी होंगे वो सही सलामत वापस आ जाए। फिर अगले दिन जब ISPR ने ये ऐलान किया कि वो शहीद हो चुके हैं तो उसके बाद पूरी कौम के अंदर एक गमनाक सूरत हाल पैदा हुई और हर एक घर में हर एक बंदा वो परेशान था और वो यही दुआएं करते रहे फिर उनके लिए कि अल्लाह ताला आप उनको जन्नत फिरदौस में बेहतरीन जगह दे, पाकिस्तानी फौज को और उनके दोस्तों को, उनके फैमिलीज़ को आप सब्र जमीला अता फरमाए। हर जगह से यही दुआएं आती रही। लेकिन इस बीच में एक दो बंदे नामालूम किस्म के लोग उनके तरफ से ट्वीट्स किए जाते हैं और फिर उन ट्वीट्स पे वीडियो बनाई जाती है और उसको इससे हद तक वायरल किया गया, उस हद तक उसको पिला दिया गया कि तहरीक इंसाफ को ये साबित करने की कोशिश की गई कि ये काम तहरीक इंसाफ ने किया है।
हालांकि उससे पहले काफ़ी सारे ऐसी वीडियोस आए थे, और मैं चाहता हूं कि इमरान खान साहब की एक वीडियो है वो पहले आप देख लें। जो फौज का इदारा है कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की है, और हमें हमेशा इस इदारे को इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए, और हमारे जो दुश्मन है वो मुसलसल इसको अटैक करते हैं। ये थे इमरान खान साहब। इमरान खान साहब को आपने सुन लिया कि वो पाकिस्तानी फौज के हवाले से क्या कह रहे थे। इस पूरे प्लान के अंदर फिर पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे जर्नलिस्ट थे और कुछ ऐसे मीडिया ग्रुप्स थे जो बज़ाहिर इस पूरे प्लान का हिस्सा थे, और उन्होंने इसमें एक बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया। उन्होंने अपने आप को ऐसा शो किया कि वो पाकिस्तानी फौज के बड़े हमदर्द है। हालांकि इनके माजी को अगर आप देख लें तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तानी फौज को जहां भी इनको मौका मिला उन्होंने पाकिस्तानी फौज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो आज अचानक ये लोग कैसे पाकिस्तानी फौज के हमदर्द बन गए, ये एक बड़ा क्लियर सूरत हाल है। लेकिन मेरे ख्याल में जो हमारे पॉलिसी साज थे उन्होंने इन चीज़ों पे गौर करने के बजाय बड़ा जल्दबाजी में फैसले किए और फिर हालात यहाँ तक पहुँच गए। आप देख लें कि अगर तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान ये जो खलीज पैदा किया गया, जो सूरत हाल पैदा की गई, ये किसने पैदा किया और ये किसको फ़ायदा दे रहा है, ये एक बुनियादी सवाल है। क्योंकि बार बार यही बात इमरान खान अपने जलसों में करते रहे कि आप मेरे ख़िलाफ़ जो कुछ भी करना चाहते हैं कर ले, लेकिन फौज के ख़िलाफ़ कभी भी एक भी लफ्ज़ मुँह से नहीं निकालना। अभी ये बात की जा रही है कि इमरान खान के जलसों में फौज के ख़िलाफ़ तकरीरें होते रहे और खान साहब उसको सुनते रहे और उनको अप्रिशिएट करते रहे। ऐसा कोई एक जलसा है जहाँ पे इमरान खान के सामने किसी लीडर ने फौज के ख़िलाफ़ तकारीर की और फौज को गालियाँ दी और फौज के ख़िलाफ़ गलीफ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिस तरह के नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, मौलाना और बाकी सारे लोग माजी में कर चुके हैं, और हालिया इतना ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा और वो करते रहे। ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने वो वीडियोस भी देखे हैं कि जब मरियम नवाज़ के कुछ मीटिंग्स के अंदर लोग फौज के ख़िलाफ़ गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल करते रहे और वहाँ से मरियम नवाज़ उनको अप्रिशिएट करती रही। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आज भी एक वीडियो मेरे नज़र से गुजरे जो एक माँ की थी, एक फौजी जवानों की वालदा थी, और मौलाना ने जो फौज के ख़िलाफ़ बातें की थी उस पर वो बहुत ज़्यादा गमज़दा थी और उसने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का इजहार किया कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो फौज के ख़िलाफ़ बातें की है उससे हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा दुख और दर्द पहुंचा है। ये सारे वही लोग हैं, लेकिन इन लोगों ने एक प्लान के तहत पाकिस्तानी फौज और तहरीक इंसाफ को आपस में लड़ाने की एक बज़ाहिर साजिश की और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। क्योंकि जो शहबाज गुल की गिरफ्तारी है या उनका स्टेटमेंट है या ARY के ख़िलाफ़ कार्रवाई है, ARY पाकिस्तान के अंदर वो चैनल है जिन्होंने हमेशा पाकिस्तानी फ़ौज को सपोर्ट किया और उनको ये तने दिए जाते रहे कि ये पाकिस्तानी फ़ौज का चैनल है। आज उसी चैनल के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है, आज उसी चैनल के सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होते हैं और उसी चैनल के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। ये एक बड़ा क्लियर एग्जाम्पल है कि ये लोग जो साजिश बनाए गए थे, जो प्लान किया गया था, उसमें ये लोग किस हद तक कामयाब हो गए कि उन सारे लोगों को मुतनफ़िर करने की कोशिश कर रहे हैं जो पाकिस्तानी फ़ौज के पुश पे हमेशा साथ खड़े रहे। अगर आप इमरान रियाज को देख ले तो वो बंदा है जिसने सख्त वक्त में पाकिस्तानी फ़ौज के मिलिट्री ऑपरेशंस को कवर किया और सख्त इलाकों के अंदर वो रहे। आप अरशद शरीफ को देख ले, ये वो जर्नलिस्ट हैं जिसने हमेशा पाकिस्तानी फ़ौज को सपोर्ट किया और हर ख़तरनाक इलाके के अंदर जाकर वहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज की कवरेज की और उनके मोराल बुलंद करने की कोशिश की। ये सारे वही लोग हैं, लेकिन आज उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है और आज उन लोगों को ऐसा पेश किया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी फ़ौज के अगेंस्ट है और ये पाकिस्तानी फ़ौज के दुश्मन हैं।
آپ سوچ لیں اس پوری کمپین کے اندر جتنی بھی لوگ انوالو ہیں، جن کے لاکھوں فالورز ہیں، آپ ان کے ماضی کو دیکھ لیں، ان کے ٹویٹس کو اٹھا لیں، ان کے سٹیٹمنٹ کو اٹھا لیں، ان کے پروگراموں کو اٹھا لیں، اور اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی فوج کے خلاف ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ یہ میرے خیال میں اگر آپ ان کے ماضی کو دیکھ لیں تو یہ بڑا اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ ان کے عزائم کو جان سکیں کہ ان لوگوں کے کیا عزائم ہیں، اور یہ باقی پاکستانی فوج کے ساتھ مخلص ہے، یا یہ ساری چیزیں ایک پلان کے تحت کی گئی تاکہ پاکستانی فوج کو کمزور کر سکے۔ دوسرا ایک اور چیز ہے، پاکستانی فوج کو لاکھوں کے تعداد میں ایسے لوگ مل گئے تھے، ایسے فری لانسر مل گئے تھے، ایسے محب وطن لوگ مل گئے تھے کہ جب سوشل میڈیا پہ پاکستانی فوج کے خلاف جہاں سے کوئی بات ہو جاتی تھی تو آپ کو یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں اسی طرح میدان کے اندر چھلانگ لگا کر آتے تھے، اور اپنے آرمی کے دفاع میں جو لوگ اگر تنقیدی کوئی پوسٹ کرتے تھے تو ان کا ایسا حشر بنا دیتے تھے کہ وہ پھر سوشل میڈیا کو چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ لیکن آج ان لوگوں کو سائیڈ پہ کر دیا۔ یہ کتنا نقصان پاکستانی فوج کو پہنچا۔ پاکستانی فوج اس وقت کئی محاذوں پہ لڑ رہے ہیں اور ان کو ضرورت ہے اس قسم کے سپورٹ کی۔ وہ سپورٹ کیوں ختم کر دیا؟ کس نے ختم کر دیا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ میرے خیال میں ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ پاکستانی فوج کے جو پالیسی ساز ہیں وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ لے کہ یہ سب کچھ ایک سازش کے تحت مبینہ طور پہ کی جا رہی ہے تاکہ پاکستانی فوج کو جو عوام کی سپورٹ ہے اور اس سب سے بڑی جماعت کی سپورٹ ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ میرے خیال میں یہ وقت ہمارے درمیان ڈویژن کا نہیں، ہمارے درمیان یونٹی کا ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو موجودہ حالات ہے اس کو ابہام و تفہیم کے ذریعے ان حالات کو حل کر دیا جائے۔ جو پاکستان کے پولیٹیکل کرائسس ہے ان کرائسس کو ختم کر دیا جائے، اور حالات کو اس نہج پر لے جانے کے بجائے اس کو پوری طور پہ کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جائے۔ کیونکہ بنیادی سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ کے خیبر پختونخوا کے اندر جو ملاکنڈ ڈویژن اور قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ ایک بار پھر امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے۔ وہاں پہ ایک بار پھر آج میں خیبر پختونخوا اسمبلی کے ایک رکن کو دیکھ رہا تھا، وہاں پہ انہوں نے اس ایشو کو اسمبلی کے اندر اٹھایا ہے اور بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے وہاں پہ اس کے حوالے سے بات کی ہے کہ کیا صورتحال ملاکنڈ ڈویژن کے اندر بیلٹ ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس صورتحال سے وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو پاکستان کے موجودہ پولیٹیکل کرائسس ہے، کیونکہ سارے ادارے اور ساری پولیٹیکل پارٹیز اس وقت وہاں پہ مصروف ہے اسلام آباد کے اندر، اور یہ جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اس کو نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ فی الحال اس کے جو ہمارے لوگوں کی توجہ ہے وہ ساری کی ساری توجہ اسلام آباد کے اوپر ہے۔ اسی وجہ سے میں تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ ان کرائسس کو حل کر دے، اور یہ جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے اس پہ توجہ دی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بار پھر یہ علاقے جنگ کی طرف چلے جائے، اور اس مرتبہ میرے خیال میں پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے یہ صورتحال کنٹرول کرنا یا برداشت کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ اسی وجہ سے میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہ میں اپنے ملک، اپنے فوج، اپنے تمام اداروں کے ساتھ جو ہم پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہم یہی سجیسٹ کریں گے کہ اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پوری طور پر یہ پولیٹیکل کرائسس ختم کر دی جائے، یہ اسمبلی کو تحلیل کر کے الیکشن کی طرف چلے جائیں تاکہ یہ کرائسس ختم ہو جائے، اور جو موجودہ سیاسی بحران اور پی ٹی آئی کے درمیان کے ساتھ جو تنازعات پیدا ہو گئی ہے، جو ARY کے ساتھ پیدا ہو گئی ہے، اس کو پوری طور پہ ابہام و تفہیم کے ذریعے حل کر دیا جائے، اور جو لوگ اپنے آپ کو فوج کے حمایتی ظاہر کر کے یہ ایک سازش کے اندر ملوث ہے ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔